चैप्टर्स 2301, 2302, 2303, 2304 चैप्टर स्टार्ट। सच तो ये था कि फैंग युआन के पास किलर मूव एंडलेस ट्रबल इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर यूज ट्रिब्यूलेशन से गुजारना पड़ता तो यूज सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर को पांचों रीजन्स में रखना पड़ता और हेवन एंड अर्थ की को खींचने की जरूरत पड़ती। इस वक्त हेवंस विल उन्हें कंट्रोल करती और ट्रिब्यूलेशंस बनाती। ये आफतें और मुसीबतें उतनी डरावनी नहीं थी। फैंग युआन को उनसे निपटने का पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसके ट्रिब्यूलेशन के दौरान दूसरे वेनरेबल्स जरूर उस पर रखने और दबाने के लिए आते। मगर इस वक्त उसका सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर मूव नहीं कर पाता क्योंकि हेवंस विल का गहरा इन्वॉल्वमेंट होता, और अगर वेनरेबल्स ने ज्यादा जोर से हमला किया तो हो सकता था कि ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट भी फैंग युआन को और ना छुपा पाता। फैंग युआन एक्सपोज हो जाता। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी जरूर अपनी ट्रिब्यूलेशंस को टालना के लिए कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल कर रहे होंगे। फैंग युआन को इस बात का पूरा यकीन था। तीन वेनरेबल्स के इस मुकाबले में कोई भी सबसे पहले ट्रिब्यूलेशन से नहीं गुजारना चाहता था। जो भी ऐसा करता वो अपनी कमजोरी सबसे पहले दिखाता और दबाव का सामना करता। अगर उन्हें बहुत ज्यादा टारगेट किया गया तो दूसरे वेनरेबल्स की बराबरी करना मुश्किल हो जाता। मरने का खतरा भी था। यह ग्रैंड ट्रिब्यूलेशंस और मिरियड ट्रिब्यूलेशंस के लिए सच था, जबकि केओटिक डिजास्टर तो वेनरेबल्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। इस बार एंडलेस ट्रबल इस्तेमाल करने के बाद मैं अगले केओटिक डिजास्टर से ज्यादा दूर नहीं हूं। फैंग युआन ने सोचा। वेनरेबल्स को हर 10 साल में एक ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन, हर 50 साल में एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन और हर 100 साल में एक केओटिक डिजास्टर का सामना करना पड़ता था। यानी 8 ग्रैंड ट्रिब्यूलेशंस और एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन के बाद उन्हें एक केओटिक डिजास्टर का सामना करना पड़ता। फैंग युआन ने एंडलेस ट्रबल कई बार इस्तेमाल किया था। वो केओटिक डिजास्टर से सिर्फ 2 ग्रैंड ट्रिब्यूलेशंस दूर था। इस मामले में फैंग युआन वो वेनरेबल था जिसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एंडलेस ट्रबल के सफल इस्तेमाल के बाद फैंग युआन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदला। हालांकि एंडलेस ट्रबल पिछली कई कोशिशों की तरह सफल रहा था, पर इस बार एक फर्क था। फैंग युआन को हल्की सी भूख का एहसास हुआ। सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी हासिल करने के बाद उस खाने की जरूरत पड़ती थी, वरना वो भूखा हो जाता। लेकिन ये भूख आम भूख जैसी नहीं थी, ये उसके ओरिजिन से आ रही थी। फैंग युआन का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। वो जानता था क्यों। यह सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की एक वेनरेबल इमॉर्टल एपर्चर को खाने की ख्वाहिश थी। सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी में शुरू से ये कमी थी, या कहूं तो कमजोरी थी। लेकिन फैंग युआन के हिसाब से रैंक 9 बनने के बाद अभी कुछ वक्त बाकी था। और सोचो, उस अभी से हल्की भूख महसूस होने लगी थी जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ये उसके अंदाजे से बहुत पहले हो गया था। कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर बहुत बड़ा हो गया है और उसने बहुत सारे ग्रोटो हेवंस को अपने अंदर मिला लिया है, क्योंकि अभी भी मेन रिसोर्स पॉइंट्स ला रहा हूं। फैंग युआन को अजीब सा एहसास हुआ कि यही सच था। उसने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर को हद से ज्यादा अच्छे से डेवलप कर लिया था। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा फायदा नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स थे। लेकिन क्योंकि सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा था और नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स की वजह से उसकी बुनियाद कमजोर थी। लेकिन इससे पहले रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल के साथ भी मुझे ऐसी भूख कभी महसूस नहीं हुई। वेनरेबल बनने के बाद यह फीलिंग सामने आए, इसकी वजह क्या है? वजह चाहे जो भी हो, रिफाइनमेंट पाथ, फूड पाथ, हेवन पाथ और ह्यूमन पथ के 4 रास्तों में सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी की खाने की जरूरत वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है। फैंग युआन अपने दिमाग में लगातार एनालाइज कर रहा था। वो रिफाइनमेंट पाथ में सबसे माहिर था, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। जब तक वो सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी को रैंक 10 तक बढ़ा देगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फूड पाथ खर्च को पूरा कर सकता था और ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता था। बच्चों को बढ़ने के लिए पूरा पोषण हासिल करने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है। सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी का फंडा भी वही था। और जहां तक ह्यूमन पथ और हेवन पथ की बात है, सॉवरेन इमॉर्टल फीटस गूदास एक्सट्रीम फिजिक्स को मेन मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करके बनाया गया था। यह एक पूरे ह्यूमन पाथ गूवर्म था। लेकिन आखिर में यह सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी में बदल गया जिसमें सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर था। इस मामले में इसमें हेवन पथ की गहराई थी और नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स का इफेक्ट भी हेवन पथ का ही हिस्सा था। फ्लैट प्रॉब्लम यह थी कि ये चारों पाथ्स थियोरेटिकली सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी की खाने की जरूरत वाली इशू को सॉल्व कर सकते थे।
मसाला ये था कि फैंग युआन को नहीं पता था कि कौन सा पथ सबसे ज्यादा फीजिबल और पॉसिबल था। फैंग युआन रिफाइनमेंट पाथ के बारे में सबसे ज्यादा जानता था। यूज सॉवरन इमॉर्टल बॉडी की इश्यू को सॉल्व करने के लिए मॉडिफाई और इनोवेट करना था। फूड पाथ और ह्यूमन पथ अभी तक डेवलप नहीं हुए थे। हेवन पाथ का भी कुछ अजीब हाई सीन था। हो सकता है कोई सोल्यूशन अवेलेबल हाई ना हो। फैंग युआन को अपना खुद का मेथड बनाना पड़ सकता था। आखिरकार रैंक 9 सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू ने हेवनली डाओ के बैलेंस को तोड़ दिया था। यह स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल द्वारा हासिल किया गया एक शानदार काम था। फैंग युआन के लिए सॉवरन इमॉर्टल बॉडी की खाने की जरूरत की असली वजह को सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। बेशक वो एक वेनरेबल था, पर यूज इस काम को करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। यूज डिडक्शंस करने के लिए रिसोर्सेस और मेहनत इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आखिरकार रैंक 9 सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू एक ऐसी चीज थी जो पहले कभी नहीं बनी थी। असली वजह को सॉल्व करने के अलावा इसे कम करने के भी तरीके थे। वो था भूख को शांत करना और एक वेनरेबल इमॉर्टल एपर्चर को निगल जाना। ये मुश्किल काफी हाई लेवल की थी। इसका मतलब था कि फैंग युआन को एक वेनरेबल को हराना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक वेनरेबल होता तो फैंग युआन के लिए शायद आसान होता। प्रॉब्लम यह थी कि अभी कई वेनरेबल्स मौजूद थे। अगर एक आदमी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाता तो एक बड़ा चेन रिएक्शन होता। फैंग युआन के पास सभी वेनरेबल्स को एक साथ दबाने की ताकत नहीं थी। अगर वो एक्सपोज हो जाता तो सिचुएशन उसके लिए मुश्किल हो जाती। लेकिन अगर मैं एक वेनरेबल का अपर्चर निगल सकता हूं तो इसका एक अच्छा पहलू यह भी है कि मेन ट्रिब्यूलेशंस को स्किप कर सकता हूं। इसका मतलब है कि अगर मैं ठीक से प्लान करूं तो मुझे रिस्क लेकर केओटिक डिजास्टर से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस बड़ी प्रॉब्लम को सीधे स्किप कर सकता हूं। ये सोचते हाई फैंग युआन अंदर से हिल गया। उसने पैराडाइज अर्थ के बारे में सोचा। पैराडाइज अर्थ को उसने क्रेज डेमन केव में मारा था। उसकी सोल खत्म हो गई थी लेकिन उसकी इमोर्टल बॉडी और अपर्चर बच गए थे। क्योंकि उसने हेवन पाथ कल्टिवेट किया था इसलिए उसका इमोर्टल एपर्चर दूसरे पाथ्स के मुकाबले बहुत स्टेबल था। इसलिए फैंग युआन यूज ऐप तक बचाकर रख पाया था। हालांकि पैराडाइज अर्थ का इमोर्टल एपर्चर सिर्फ रैंक 8 का था, पर यह वेनरेबल लेवल से बस एक कदम दूर था। पैराडाइज अर्थ की इमोर्टल बॉडी में काफी हेवन पाथ डाउ मार्क्स द यूज हेवन पाथ वेनरेबल बनने के लिए सिर्फ हेवन पाथ अटेनमेंट लेवल की कमी थी। यानी जब तक फैंग युआन स्प्लिट सोल का इस्तेमाल करके पैराडाइज अर्थ के इमोर्टल एपर्चर और बॉडी पर कब्जा कर लेता, यूज एक हेवन पाथ क्लोन मिल जाता। एक हेवन पाथ क्लोन जिसका कल्टिवेशन लेवल रैंक 8 होगा, लेकिन वो वेनरेबल लेवल से बस एक कदम दूर है। फैंग युआन का दिल लालच से भर गया। अगर उसका हेवन पाथ अटेनमेंट लेवल सुप्रीम ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाता तो वो फौरन एक हेवन पाथ वेनरेबल क्लोन बना सकता था। इस वक्त चाहे दूसरे वेनरेबल से लड़ना हो या इस वेनरेबल इमोर्टल एपर्चर को निगलना हो, यह फैंग युआन के लिए बहुत काम का साबित होता। अफसोस की बात है कि ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस बस थोड़ा सा ही बचा है। मैंने उसका ज्यादातर हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। बचा हुआ हिस्सा मुझे हेवन पथ में सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बनने नहीं दे सकता। स्पेक्ट्रल हेवन जी वे, तुम बच के नहीं जा सकती। ड्यूक टोंग ने तेजी से अपने और फेरी जी वे के बीच की दूरी कम कर ली। फेरी जी वे का चेहरा काफी पीला पड़ गया था। उसकी बाहों में मौजूद यंग वू जी ने कहा, मुझे इन्हें रोकने दो, तुम निकलो यहां से। हेवनली कोर्ट के पास अनगिनत मेथड्स द ड्यूक टोंग और बाकी सब पुनर्जन्म लिए हुए गु इमोर्टल सीनियर्स द एक विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट होने के नाते भी फेरी जी वे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती थी। सबसे जरूरी बात, स्पेक्ट्रल हेवन का माहौल बदल गया था। पहले के काले सफेद उलट पुलट बादल पूरी तरह से गायब हो चुके थे। फेरी जी वे उनका इस्तेमाल अब नहीं कर सकती थी। इसलिए भले ही वो उनसे थोड़ी देर के लिए बच निकली थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उन्हें ढूंढ लेते और पलक झपकते ही उस पकड़ लेते। ये देखते हुए कि ड्यूक टोंग फिर से उसके पास पहुंच रहा है, फेरी जी वे के दिल में नाउम्मीदी छा गई। इतनी देर तक टिकना आसान नहीं था। वो अपनी हिम्मत की हद तक पहुंच चुकी थी। फंग ज्यूगे, तुम एक्शन कब लोज? फेरी जी वे चिल्लाई। ड्यूक टोंग ने नफरत से हेस्ट हुए कहा, जी वे, तुम ये नाटक और कितनी देर तक जारी रखोगी? फंग ज्यूगे आखिर में नहीं आया। वो शैडो सेक्ट का बचाने वाला नहीं था। लेकिन एक और बदलाव हुआ। एक गुलाबी रंग का जानवर गुर्राया और एक अनोखे से आभामंडल में लिप्त हुआ उनकी तरफ लपका। ये क्या चीज है? ड्यूक टोंग ने अपनी उड़ फाड़ कर देखा। ड्रीम रेल्म? फेरी जी वे ने अपने दांत पीस लिए। वो इस गुलाबी जानवर की तरफ उड़ी और बिना बचे एक ही निवाले में उसके अंदर समा गई। फेरी जी वे और यंग वूजी को निगलने के बाद वो जानवर शांत नहीं हुआ। वो रुकने के बजाय ड्यूक टोंग की तरफ लपका।
अस्टीविया ड्रीम पाथ ऑरा का सामना करते हुए ड्यूक टोंग के पास बचने के अलावा कोई चारा नहीं था। ड्रीम रेल्म, ये जानवर के रूप में क्यों है? ड्यूक टोंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपनी मर्जी से ड्रीम रेल्म में आ जा नहीं सकता था। ऊपर से यह ड्रीम रेल्म उनके इन्फॉर्मेशन में दिए गए डिस्क्रिप्शन से अलग था, ये इधर उधर घूम सकता था और शिकार कर सकता था। हम जिस तरह के ड्रीम रेल्म्स को जानते हैं उनके मुकाबले ये वाला तो लेस देन ग्रेटर दैन के डिस्क्रिप्शन से ज्यादा मेल खाता है। आखिर चल क्या रहा है? ड्यूक टोंग हैरान परेशान था। हेवनली कोर्ट को रिपोर्ट करते हुए उसने उस ड्रीम रेल्म का पीछा किया। जब ड्रीम रेल्म ने हमला किया तो वो पीछे हट गया, जब वो चला गया तो वो दूर से उसके पीछे लग गया। उसके बाद उसने और भी ड्रीम रेल्म्स देखे। इन ड्रीम रेल्म्स के अलग अलग रूप थे, लेकिन वो सब जानवर हाई थे। ड्रीम रेल्म्स जो एक झुंड में इकट्ठा हो गए हैं। यह स्पेक्ट्रल हेवन में एक नया बदलाव है। ड्यूक टोंग को शक बढ़ता जा रहा था। उसने देखा कि जिस ड्रीम रेल्म ने फेरी जी वेई और यंग वुजी को निगला था वो झुंड में जाकर मिल गया। ड्यूक टोंग के इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स ड्रीम रेल्म्स पर बेकार थे, और क्योंकि वो लगातार अपना रूप बदल रहे थे उसने जल्द ही इस खास ड्रीम रेल्म के सारे निशान खो दिए। वो बता नहीं सकता था कि वो कौन सा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को जल्द ही ड्यूक टोंग की इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसने एक आह भरी और उसकी निगाहों में बेचैनी चमक रही थी। हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स, आखिरकार वो सामने आ ही गए। उनमें से एक ने फेरी जी वेई और यंग वुजी को निगल भी लिया। ये सब हेवंसविल की चाल है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के प्लान में यंग वुजी बहुत जरूरी था। अगर वो उस पकड़ पाती तो उसके पास स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा मोहरा होता। लेकिन अब भले ही ड्यूक टोंग ने उसका पीछा किया, अहम मौके पर हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स आ गए और उसका प्लान बर्बाद कर दिया। तो फिर ऐसी सूरत में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने फौरन अपना बैकअप प्लान इस्तेमाल किया। उसने फेरी मेडन सोल से कांटेक्ट किया और यूज ऑर्डर्स दिए। इस सोल पाथ ग्रेट एक्सपर्ट को जब ऑर्डर्स माइल तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा हैरानी का भाव आ गया। उसके बाद वो हेवनली कोर्ट लौट आई और ट्रियूसूर्य में घुसी और एक सोल बाहर निकाली। फिर उसने उस सोल को अपने इमॉर्टल एपर्चर में रखा और उसकी यादों को बदलते हुए उस पालने के लिए अपने मेथड का इस्तेमाल किया। इमॉर्टल एपर्चर में वक्त तेजी से गुजरा। इमॉर्टल एपर्चर में कई दिनों के बाद फेरी मेडन सोल का मॉडिफिकेशन पूरा हो गया। उसने फौरन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से कांटेक्ट किया। बुकिंग की सोल मॉडिफाई हो चुकी है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को खबर मिली और उसने सर हिलाया। ए फ्लैट, उन्हें सिर्फ एक स्वॉर्ड पाथ गु इमॉर्टल के शरीर की जरूरत थी। मैं कहाँ हूं? मैं कौन हूं? फेरी जी वेई एक सपने में जागी, लेकिन वो अपने बारे में सब भूल चुकी थी। जब उसने हैरानी से अपने आसपास देखा तो उसने पाया कि वो एक विशाल वीरान पीले मैदान में थी जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था। उसने अपना सर झुकाकर खुद को देखा, लेकिन उसका शरीर एक मिट्टी के पुतले का था। उसके हाथ और पैर छोटे थे, उसका शरीर भी सख्त और सूखा था। मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ बहुत जरूरी भूल गई हूं। फेरी जी वे ने माथे पर बाल डाले, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उस कुछ याद नहीं आ रहा था। वो ये तक भूल गई थी कि वो जरूरी चीज कोई सिचुएशन थी या कोई इंसान। वो समझ नहीं पा रही थी। हालांकि इस वीरान पीली जमीन से उसे एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। घर, ये लफ्ज फेरी जी वे के दिमाग में उभरा, लेकिन इस वीरान घर ने उस उदास भी कर दिया। तभी हवा चलने लगी। हवा और तेज होती गई, मिट्टी को हवा में उड़ाने लगी। चपक चपक चपक। आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन तेज बारिश शुरू हो गई। मटर के दानों के साइज की नगिनत बूंदें पीली मिट्टी पर गिरने लगी। जल्द ही एक बड़ा दलदली इलाका बन गया। फेरी जी वे उस दलदल में थी, उसका पूरा शरीर भीग गया और वो एक बुरी हालत में थी। लेकिन इस तेज तूफान के बावजूद उसका सर हमेशा ऊपर उठा हुआ था और उसकी नजर जरा भी धुंधली नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि वो इस पीली जमीन के बारे में सब कुछ जानती थी। यूज ये भी एहसास हो रहा था कि वो इस तूफान को कंट्रोल कर सकती थी। ये उस अपनी उंगलियां हिलाने जितना आसान लग रहा था। इसलिए उसने मन ही मन सोचा, ये तूफान बहुत तेज है, इसे धीमा कर दो। अगले हाईपैल तूफान सच में धीमा हो गया। दलदल में हरियाली की लकीरें दिखने लगी और हर तरफ फैल गई। ये GHAAS के नए अंकुर थे। फेरी जी वेई को इन घासों को देखकर बेइंतहा खुशी हुई। ये जिंदगी थी। आखिरकार उस अकेला महसूस होना बैंड हो गया। कितने अफसोस की बात है कि ये बहुत धीरे उगते हैं। बेहतर होता अगर ये और तेजी से बढ़ते। घास तेजी से बढ़ने लगी। ईद से दिखने वाली रफ्तार से उभरती हुई हरियाली फलना फूलना शुरू हो गई और फैलने लगी।
घास लंबी हो गई और उसके पैरों को ढकने लगी, और ये वीरान पीली जमीन एक घास के मैदान में बदल गई। कुछ गहरी जगहों में बारिश का पानी भर गया और साफ पानी के तालाब बन गए। फेरी जी वे हरी भरी घास के बीच से गुजरी और एक तालाब के किनारे खड़ी हो गई। उसका अक्स पानी की सतह पर दिखा और उसने आखिरकार अपना चेहरा देखा। वो बैंगनी मिट्टी से बनी एक मिट्टी की गुड़िया थी। उसकी ऊँख, नाक और मुंह सुनहरे रंग की लकीरों से बनाए गए थे। फेरी जी वेई को अचानक अपनी पहचान का एहसास हुआ। हाँ, मैं इस ब्लेस्ड लैंड की लैंड स्पिरिट हूं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन के नीचे एम्ब्रॉयडर्ड टावर के बाहर। बाई किंग फंग जिन हुवैंग, लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को प्रणाम काटी है। एक माँ बेटी की जोड़ी ने इज्जत से सलाम किया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का मेन बॉडी एम्ब्रॉयडर्ड टावर के अंदर ही रहता था। उसने इस माँ बेटी की जोड़ी को एम्ब्रॉयडर्ड टावर के अंदर नहीं बुलाया, बल्कि उसने एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू का इस्तेमाल करके एम्ब्रॉयडर्ड टावर के बाहर के स्पेस में एक वीडियो दिखाया। जब वीडियो में अनहेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स का सीन दिखाया गया, तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने कहा, फंग जिन हुवैंग, क्या तुमने इस तरह का ड्रीम रेल्म पहले कभी देखा है? फंग जिन हुवैंग पूरे ध्यान से देख रही थी। उसने जवाब दिया, लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, इस जूनियर ने इस तरह का ड्रीम रेल्म कभी नहीं देखा। लेकिन मेरे अनुमान से अभी के ड्रीम रेल्म्स को उनके सोर्सेस के हिसाब से 3 टाइप्स में बांटा जा सकता है। वो है जानवरों और पौधों के, फिर आते हैं ह्यूमन पाथ, और साथ हाई हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स। ह्यूमन पाथ ड्रीम रेल्म्स का सोर्स इंसान या वेरिएंट इंसान है, ये उनके सपने हैं। जानवरों और पौधों के ड्रीम रेल्म्स का सोर्स वो जानवर और पौधे हैं जो कभी मौजूद है या अभी भी जिंदा हैं। और जहां तक हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स की बात है, उनका सोर्स खुद हेवन एंड अर्थ है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हल्का सा सर हिलाया। ठीक है, अपनी तैयारियां कर लो। मुझे जरूरत पड़ेगी कि तुम वक्त आने पर स्पेक्ट्रल हेवन जाकर इन हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स को एक्सप्लोर करो। फंग जिन हुआंग ने हालांकि अपना सर हिला दिया और साफ इनकार करते हुए कहा, प्लीज इस जूनियर को माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर सकती। जूनियर सिर्फ एक मोर्टल है। मुझे इस लेवल के ड्रीम रेल्म्स को एक्सप्लोर करने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और ना ही मेरे पास अपनी सुरक्षा गारंटी करने का कोई तरीका है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गई, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि फंग जिन हुवैंग यूज इतना सीधा सीधा माना कर देगी। इस वक्त सब चुप हो गए। फेरी बाई किंग टेंशन में आ गई। वो बोलना चाहती थी लेकिन आखिर में कुछ कह नहीं पाई। उसका दम घुटने लगा था। फंग जिन हुआंग के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, जैसे उस कोई प्रेशर महसूस हाई नहीं हो रहा था। ठीक है, तुम दोनों जा सकती हो, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने काफी देर बाद कहा। जूनियर इजाजत चाहती है। फंग जिन हुआंग ने एम्ब्रॉयडर्ड टावर की तरफ झुककर सलाम किया और चली गई। अन दोनों की जाती हुई परछाइयों को देखते हुए स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक उलझे हुए एक्सप्रेशन के साथ हल्की सी आ भरी। यिंगवुजी को एक हेवन पाथ ड्रीम रेल्म ने निगल लिया था। ये सच में बहुत बुरा हुआ। वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से निपटने के लिए एक बड़ा मोहरा था, लेकिन हेवंस विल ने यूज रास्ते से हटा दिया। ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब था कि यंग वूजी का काम तमाम हो गया था। फंग जिन हुआंग की हेवन पाथ और ह्यूमन पाथ ड्रीम रेल्म्स के बारे में राय ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के अपने विचारों की पुष्टि की। लेकिन फंग जिन हुआंग कई में सिर्फ एक गू मास्टर थी, गू इमॉर्टल नहीं। उसके लिए इन ड्रीम रेल्म्स के सामने लाचार होना नेचुरल था। मेन इन हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स को छुपा नहीं सकती। ये बस वक्त की बात है कि दूसरे 2 वेनरेबल्स को इनके बारे में पता चल जाएगा। तीनों वेनरेबल्स का मुकाबला शायद फिर से शुरू हो जाए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल चिंतित थी, क्योंकि यह मामला पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा था। ब्लैक और व्हाइट हेवन खत्म हो चुके थे, सिर्फ स्पेक्ट्रल हेवन बचा था। स्पेक्ट्रल हेवन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का इलाका था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल क्या करेगा अगर वेनरेबल्स उसके इलाके में घुस आए? स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अपनी सुध बुध खो चुका था और हेवंस विल से भरा हुआ था। हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स भी वैसे हाई थे। इन दोनों में क्या कनेक्शन था? क्या वो एक दूसरे की मदद करेंगे? स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल पहले कमजोर था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब बात अलग थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल रैंक 9 फायर गू के साथ रेजोनेट कर चुका था, और डू हेवंस में करोड़ों जीवों को मारने के बाद उसकी सोल फाउंडेशन एक डरावने लेवल तक बढ़ गई थी। अगर हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स की वजह से वेनरेबल्स के बीच झगड़ा हुआ,
तो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के यूएस में हिस्सा लेने की पूरी संभावना थी और वो एक ऐसा दुश्मन होगा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर सोचने के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करने की रफ्तार धीमी करने का फैसला किया। उस अपनी इमॉर्टल एसेंस युंग के लिए बचानी थी। वक्त के साथ स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से छुटकारा पाने का उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। जबकि यंग वूजी चला गया है, मुझे बुकिंग का ठीक से इस्तेमाल करना होगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक शक्तिशाली स्पेक्ट्रल सोल क्लोन बनाने का फैसला किया। रिस्क बहुत बड़ा था। आखिरकार सोल के साथ छेड़छाड़ करना स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की खासियत थी। फेरी मेडन सोल का यह काम एक एक्सपर्ट को धोखा देने की कोशिश करने जैसा था। लेकिन हालात ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को मजबूर कर दिया, वो इसकी परवाह नहीं कर सकती थी। बो किंग की सोल स्वॉर्ड पाथ डाउ मार्क्स से भरी हुई थी जिसे एक स्वॉर्ड पाथ गु इमॉर्टल बॉडी के साथ जोड़ना जरूरी था। इस बॉडी में एक इमॉर्टल एपर्चर होना चाहिए और उसका कल्टिवेशन लेवल जितना ज्यादा हो उतना बेहतर। हालांकि पूरी दुनिया में भी देखा जाए तो स्वॉर्ड पाथ कल्टिवेट करने वाले गु इमॉर्टल्स ज्यादा नहीं थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े पुराने सेक्ट्स में कुछ थे, लेकिन वो सब रैंक 7 पर थे। पूरे 5 रीजन्स में कोई रैंक 8 लोन या डिमोनिक कल्टिवेटर नहीं था जो स्वॉर्ड पाथ कल्टिवेट करता हो। असल में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के डिडक्शंस ने दिखाया कि इस वक्त सिर्फ एक रैंक 8 स्वॉर्ड पाथ गु इमॉर्टल था। वेस्टर्न डेजर्ट के लिन क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर प्रिंस फंग जियान, रेड हार्ट ट्रैवलर और 9 स्पिरिचुअल फेरी ने अजीब चेहरे बनाए। हेवनली कोर्ट को उसके इमॉर्टल एपर्चर और बॉडी की जरूरत है। इसका ताल्लुक वेनरेबल्स के मुकबल और दुनिया की सुरक्षा से है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की आवाज साफ और ठंडी थी। तीनों इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा और फिर मजबूती से जवाब दिया, कृपया हमें अपना आदेश दें। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने उन्हें अपने इंस्ट्रक्शंस दिए और ये भी बताया कि उन्हें वान जी होंग और झू जोंगशिन के साथ कैसे कोऑपरेट करना है। प्लान सुनकर तीनों इमॉर्टल्स की इल्म में तेज चमक आ गई और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकल गए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने हेवनली कोर्ट में जेनेसिस लोटस विल से कांटेक्ट किया। जेनेसिस लोटस विल डिवाइन एम्परर सिटी की निगरानी कर रहा था, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के मेथड के जरिए वो फैल गया और उसका एक हिस्सा हेवनली कोर्ट में रहने लगा। हेवनली कोर्ट में जेनेसिस लोटस विल के इस हिस्से का एक हाई में काम था, वो था कैंग शानजी को पालना। कैंग शानजी एक लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट था। ये एक विशाल बेल थी जो हेवन और अर्थ को जोड़ती थी। ये 300 साल में उगती थी, 300 साल में खिलती थी और 300 साल में फल देती थी। इससे बनने वाले फलों को वास्ट हेवन फ्रूट्स कहते द। अगर ग्रोटो हेवन में इस्तेमाल किया जाए तो यह इमॉर्टल एपर्चर के आसमान का साइज बढ़ा सकता था। इसलिए इस वास्ट हेवन विन को इस दुनिया का 10वां हेवन भी कहा जाता था। यह जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के साथ एक समझौते के बाद हेवनली कोर्ट में दाखिल हुआ था। यह हेवनली कोर्ट में एक अनोखा अस्तित्व था। उस आदेश मानने की जरूरत नहीं थी और उस सिर्फ हर 1000 साल में वास्ट हेवन फ्रूट्स का एक बैच देना होता था। लेकिन फेट वॉर में यूज फैंग युआन के टाइम कटिंग एज ने मार डाला था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास उस जिंदा करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन जेनेसिस लोटस विल जो जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल से हाई निकला था, उसके पास कैंग शानजी को जिंदा करने के तरीके थे। कैंग शानजी की मौत असल में हेवनली कोर्ट के लिए फायदेमंद है। जेनेसिस लोटस विल ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से कम्युनिकेट किया। 100 या उससे कुछ ज्यादा दिनों में कैंग शानजी का शरीर ठीक हो जाएगा। उस वक्त मैं इस शरीर में प्रवेश करूंगा और इसे कंट्रोल करूंगा। हेवनली कोर्ट को एक लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट की लड़ने की ताकत दूंगा। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि कैंग शानजी से पैदा होने वाले फलों में मेरी मर्जी होगी। इन फलों का इस्तेमाल करके हेवनली कोर्ट को दोबारा बनाने से हम हेवंस विल से अलग हो जाएंगे। भविष्य में एक नया हेवनली कोर्ट होगा। डेरिवेशन फॉर्मेशन से हमें जो भी हासिल होगा वो हमारा होगा और हेवंस विल को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सर हिलाया। ये एक लंबा प्लान है और कोई जल्दबाजी का मामला नहीं। क्या तुम्हें जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के पुनर्जन्म के बारे में कुछ और याद आया है? जेनेसिस लोटस विल ने अपना सर हिलाया। मैं अपने में बॉडी द्वारा बनाए गए पुनर्जन्म प्लान के बारे में बहुत कम जानता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसने अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट छोड़ रखा है जिससे वो जिंदा हो सकता है। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये सेल्फ पोर्ट्रेट कहां है। आपका क्या, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल? आप सीनियर प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल की शिष्य हैं, क्या आप उनका पुनर्जन्म प्लान नहीं जानती?
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक आह भरी। सच कहूं तो मास्टर ने मुझे बताया था कि उन्होंने हर हालत के लिए 2 पुनर्जन मेथड्स छोड़ रखे हैं। पहला पुनर्जन मेथड हेवनली कोटका की हार्वेस्ट फ्रूट था। हालांकि इस फल के पकने से पहले हाई फैंग युआन ने यूज ले लिया। दूसरा मेथड प्राइमोर्डियल ओरिजिन ट्रेजरी से जुदा है। प्राइमोर्डियल ओरिजिन ट्रेजरी को मास्टर ने गुप्त रूप से बनवाया था ताकि उस वक्त ईचीजी द्वारा बनाए गए बड़ी मात्रा में रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स को स्टोर किया जा सके। ट्रेजरी में मास्टर के पुनर्जन्म के लिए इंतजाम भी हैं, लेकिन मेरे पास उस ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने कहा कि उसके पास उस ढूंढने का कोई तरीका नहीं है, ये नहीं कि उसके पास कोई सुराग नहीं थे। असल में उसके पास प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल और जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल दोनों के पुनर्जन्म मेथड से जुड़े सुराग थे। ऊपर से वो पहले से जानती थी कि वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में थे, लेकिन वो उनकी जांच या पड़ताल नहीं कर सकती थी, क्योंकि तब दूसरे वेनरेबल्स को इसके बारे में पता चल जाता। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पुनर्जन्म के साथ दूसरे वेनरेबल्स जरूर हेवनली कोर्ट के दूसरे वेनरेबल्स के पुनर्जन्म को लेकर सतर्क थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को सेंट्रल कॉन्टिनेंट में सारे विजडम पाथ डाओ मार्क्स को रिफाइन करने की जरूरत थी, तभी वो इन पुनर्जन्म प्लान्स को छुपा सकती थी और दूसरे वेनरेबल्स की जांच से नहीं डरती। भले ही दूसरे वेनरेबल्स इसके पार देख लेते, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में अपने टेरेन एडवांटेज का इस्तेमाल करके वेनरेबल्स के हमलों का सामना कर सकती थी और हेवनली कोर्ट वेनरेबल्स के पुनर्जन्म मेथड्स को बचा सकती थी। जब तक स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सारे विजडम पाथ डाओ मार्क्स को रिफाइन नहीं कर लेती, तब तक वो हेवनली कोर्ट के दूसरे वेनरेबल्स को जिंदा करने की शुरुआत नहीं कर सकती थी। हेवनली कोर्ट की बुनियाद बेहद गहरी थी। एक बार जब दोनों वेनरेबल्स जिंदा हो जाते तो वो दुनिया पर फिर से राज करते। आखिरकार 3 वेनरेबल्स की मिलीजुली ताकत अक्ल से परे थी। वो आसानी से जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और फैंग युआन की अकेले की ताकत को पार कर जाते। भले हाई जायंट सन, फैंग युआन और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल मिल जाते, वो हेवनली कोर्ट के 3 वेनरेबल से कमजोर होते। इसका कारण उनके आइडियल्स का फर्क था। लेकिन हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स सामने आ गए, जिसने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के प्लान में एक बार फिर से देरी कर दी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को डाओ मार्क्स रिफाइन करने की रफ्तार धीमी करनी थी और अपनी इमॉर्टल एसेंस को वेनरेबल्स के बीच होने वाली जंग के लिए बचाना था। नॉर्दर्न प्लेन्स। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक आह भरी। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स को अब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट हुई इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का सिर्फ 70% ही था। और ये 70% इमॉर्टल एसेंस सिर्फ रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस थी। मुझे हेवंस विल से छुटकारा पाना है, लेकिन मैं विजडम पाथ कल्टिवेट नहीं करता। मेरे पास जरूरी लक पाथ इमॉर्टल गू की भी कमी है। शायद मैं फैंग युआन के साथ सौदा कर सकता हूं? नहीं, मैं इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं छोड़ सकता। ईस्टर्न सी, हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स? अच्छा है, बहुत अच्छा। फैंग युआन अभी कुछ देर पहले हाई एक हेवन पाथ वेनरेबल क्लोन बनाने का प्लान कर रहा था। वो बस अपने कम हेवन पाथ अटेनमेंट लेवल को लेकर चिंतित था कि तभी हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स सामने आ गए। बस इतना था कि हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स पर कब्जा करने से शायद वेनरेबल्स के बीच एक और जंग छिड़ जाती। बेहतर है कि एक और रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन कर लूं ताकि मेरी डायरेक्ट लड़ने की ताकत बढ़ जाए। फैंग युआन ने चुपके से रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करना शुरू कर दिया। उसके पास बहुत सारी इमॉर्टल एसेंस थी। इस रैंक 9 इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के बाद भी उसके पास वेनरेबल्स की जंग में इस्तेमाल करने के लिए काफी बची रहेगी। वापस वेस्टर्न डेजर्ट में लिन लूंग जो ने अचानक अपनी आंख खोली। इमॉर्टल फॉर्मेशन ने अलार्म बजाया। किसी ने घुसपैठ की थी। इतनी हिम्मत, तुमने मेरे लिन क्लैन के स्केलेटन माउंटेन पर हमला करने की जुर्रत की। लिन लूंग जो हैरान और गुस्से में था, उसने तुरंत चेक किया। उसने देखा कि एक इमॉर्टल गू हाउस जोर से डिफेंसिव फॉर्मेशन से टकरा रहा था। इंक्वायरी डॉक, फैंग क्लैन। लिन लूंग ए जो का चेहरा गंभीर हो गया। उसने लिन क्लैन को मदद के लिए रिक्वेस्ट भेजी और साथ हाई डिफेंसिव फॉर्मेशन को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया। जब से फैंग क्लैन ने हंगामा शुरू किया था, लिन क्लैन ने अपने कई रिसोर्स पॉइंट्स पर इमॉर्टल फॉर्मेशंस को मजबूत कर दिया था और लगभग सभी फॉर्मेशंस में लोगों को ट्रांसपोर्ट करने की सहमति थी। इसलिए लिन लूंग जो घबरा नहीं रहा था। जैसे ही उसका लड़ने का जोश बढ़ा, उसने सोचा, चूंकि फैंग क्लैन इतने दिनों तक छुपे रहने के बाद हमला कर रहा है, उन्होंने जरूर पूरी तैयारी की होगी। मैं अकेले तो फैंग क्लैन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस इमॉर्टल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वक्त खरीद सकता हूं। जैसे हाई एंटी फैंग अलायंस आर्मी आएगी,
फैंग क्लैन को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, अगर हालात खराब हुए तो मैं तुरंत फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके निकल जाऊंगा। क्या? लिन लुंग जो फॉर्मेशन को कंट्रोल कर ही रहा था कि उसकी ईर्ण अचानक फटी की फटी रह गई और डर उस पर हावी हो गया। यूज ये देखकर डर लग गया कि फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। हालांकि फॉर्मेशन अभी भी काम कर सकती थी, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट बेकार हो चुका था। उन्होंने आखिरकार इसी चीज को टारगेट किया। लिन लुंग जो ने अपने दांत पीस लिए और जबरदस्ती खुद को शांत किया, इस मुसीबत से निकलने का रास्ता सोचने लगा। यूज लगा कि सारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई थी। वो एक रैंक 7 बोन पाथ गू इमॉर्टल था जो लिन क्लैन के स्केलेटन माउंटेन की रक्षा कर रहा था। ये एक बोन पाथ रिसोर्स पॉइंट था और यहां उसे एक बड़ा टेरिटोरियल एडवांटेज था। ऊपर से लिन लुंग जो सालों से यहां स्टेशन था, वो इस जगह को अपने हाथ की लकीरों की तरह जानता था। थोड़ी देर सोचने के बाद लिन लुंग जो ने अपनी विल का एक हिस्सा कुछ इमॉर्टल एसेंस के साथ तैयार किया और खुद चुपके से निकल गया। उसकी विल के कंट्रोल में डिफेंसिव फॉर्मेशन अभी भी पूरी ताकत से डिफेंड कर रही थी। फैंग क्लैन का इमॉर्टल गू हाउस फिर से टकराया, जिससे गरजने जैसी आवाजें पैदा हुई। लिन लुंग झू की विल तेजी से कम हो रही थी, लेकिन यह अभी भी कुछ देर तक टिक सकती थी। लिन लुंग जो स्केलेटन माउंटेन की गहराइयों में घुस गया। स्केलेटन माउंटेन की चट्टानें काली थी और वक्त वक्त पर उनसे सोल स्मोक निकलता रहता था। कभी कभी पहाड़ की चट्टानों से एक स्केलेटन पैदा होता था। कुछ स्केलेटन्स इंसानों जैसे थे, कुछ जानवरों के आकार के अनगिनत पॉसिबिलिटीज थी। इन बोन आर्मर्स के अलावा स्केलेटन माउंटेन के ऊपर काले कोहरे के कौवे उड़ते दी और सोल स्मोक खाते थे। फैंग क्लैन के इमॉर्टल गू हाउस के हमले ने पूरे स्केलेटन माउंटेन को हिलाकर रख दिया। चट्टानों के बीच जो न गिनत स्केलेटन्स वो पहले हिले तक नहीं थे। लेकिन जैसे ही पहाड़ हिलने लगा, ये स्केलेटन्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और पहाड़ पर पागलों की तरह दौड़ने लगे। स्केलेटन्स एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे को मारने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसी पाल लिन लुंग जो ने एक किलर मूव एक्टिवेट किया। वो एक बड़े मैमथ स्केलेटन में बदल गया और पहाड़ पर दौड़ने लगा। वो इन गिनत स्केलेटन्स के बीच में घुल मिल गया और नजर में आना मुश्किल हो गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पानी की भाप के धागों ने उस जकड़ लिया। इतनी जल्दी क्यों है जाने की? थोड़ी देर बाद एक आवाज लिन लुंग जो के कानों में पड़ी। लिन लुंग जो तुरंत ना उम्मीद हो गया, रैंक 8 गू इमॉर्टल, तुम फैंग क्लैन से नहीं हो। अगले हाईपैल पानी की भाप की रस्सियां हिली और लिन लुंग जो को कास कर बांध दिया। लिन लुंग जो ने पागलों की तरह चटपटाया, लेकिन जल्द ही उसकी ईर्ण के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। फैंग क्लैन द्वारा लिन क्लैन के बाहरी रिसोर्स पॉइंट स्केलेटन माउंटेन पर हमले की खबर जल्द हाई लिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई। थोड़ी देर बाद लिन क्लैन ने एंटी फैंग अलायंस से कांटेक्ट किया। जब तक एंटी फैंग अलायंस स्केलेटन माउंटेन पहुंची, वहां सिर्फ खंडहर बचे थे। पूरा स्केलेटन माउंटेन गायब हो चुका था। यह सच में फैंग क्लैन का स्टाइल है। लिन लुंग जो यहां स्टेशन गू इमॉर्टल था, वो बोन पाथ कल्टिवेट करता है और काफी स्ट्रांग है। मैंने सोचा नहीं था कि वो भी गायब हो जाएगा। हाय, उसके लिए ये बुरा संकेत है। फैंग क्लैन फिर से मुसीबत खड़ी करने आ गया। इनके पाप माफ करने लायक नहीं है। एक बार हमने इन्हें पकड़ लिया तो हम इनकी खाल उधेड़ देंगे और इनकी नसें काट देंगे ताकि हमारी नफरत शांत हो। जैसे हाई एंटी फैंग अलायंस के मेंबर्स फैंग क्लैन को गालियां दे रहे थे, एक और हैरान करने वाली खबर आई। डोंग क्लैन का बाहरी इलाका ड्रैगन रो वॉल्केनो पर भी फैंग क्लैन ने हमला कर दिया था। ड्रैगन रो वॉल्केनो एक फायर पाथ रिसोर्स पॉइंट था, लेकिन जब भी ज्वालामुखी फटेता था, उससे ड्रैगन की दहाड़ पैदा होती थी। इस वक्त काफी मात्रा में साउंड पाथ रिसोर्सेज हासिल किए जा सकते थे। जब एंटी फैंग अलायंस ड्रैगन रो वोल्कानो की जगह पहुंची, तो उन्होंने कोई ज्वालामुखी नहीं देखा। हे भगवान, जमीन के नीचे का मैग्मर भी ले गए। लगता है फैंग क्लैन इस बार बड़ा हंगामा करना चाहता है। वो कुछ वक्त के लिए छुपे हुए शायद हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल से इमॉर्टल गू या किलर मूव्स एक्सचेंज करने के लिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। वरना क्या वो बाहर आने की हिम्मत करते? सही कहा। चाहे ड्रैगन रो वॉल्केनो हो या स्केलेटन माउंटेन, ये जरूरी इलाके हैं जिन पर फैंग क्लैन पहले हमला करने से हिचकिचाता। लेकिन अब दोनों पर हमला करके कब्जा कर लिया गया। फैंग क्लैन की ताकत जरूर बहुत बढ़ गई है। जरूरी बात यह है कि क्या फैंग क्लैन अपनी हरकतें जारी रखेगा? उनका अगला टारगेट कहां है? ड्रैगन रो वोल्कानो के सबसे नजदीक कौन सा रिसोर्स पॉइंट है? वो है क्लियर वाटर ग्रासलैंड। क्लियर वाटर ग्रासलैंड वेस्टर्न डेजर्ट में एक नायाब घास का मैदान था। यहां पानी की भरमार थी और हरी भरी घास थी
और ये वाटर पाथ और वुड पाथ कल्टिवेशन रिसोर्सेज पैदा करता था। लेकिन जैसे हाई एंटी फैंग अलायंस चर्चा कर रही थी, उन्हें फैंग क्लैन द्वारा क्लियर वाटर ग्रासलैंड पर कब्जा करने की खबर मिली। एंटी फैंग अलायंस में हाहाकार मच गया। फैंग क्लैन की इस बार की कार्रवाई ने बेहद तेज हमला करने की सहमता दिखाई, जो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। स्केलेटन माउंटेन, ड्रैगन रॉ वॉल्केनो, क्लियर वाटर ग्रासलैंड। जरा देखिए, फैंग क्लैन का रास्ता पहले से ही तय है। उनका अगला टारगेट शायद डांग क्लैन का असेंडिंग हेवनली पिट है। तो हम अभी भी इंतजार किस बात का कर रहे हैं? चलो तुरंत उन्हें तकवीत पहुंचते हैं। डोंग क्लैन ने संदेश भेजा है, असेंडिंग हेवनली पिट डोंग क्लैन के एक ब्लेस्ड लैंड में है, इसलिए वहां ज्यादा सुरक्षा नहीं है। और सबसे जरूरी बात, डोंग क्लैन ने असेंडिंग हेवनली पिट की रक्षा के लिए कोई गू इमोर्टल नहीं भेजा है। गू इमोर्टल्स रिसोर्स पॉइंट्स से बहुत कम थे। आमतौर पर गू इमोर्टल्स बाहरी रिसोर्स पॉइंट्स पर स्टेशन्ड होते थे और ब्लेस्ड लैंड में रिसोर्स पॉइंट्स पर मैनपावर कम होता था। एंटी फैंग अलायंस बिना रुके असेंडिंग हेवनली पिट की तरफ भागी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, इमोर्टल फॉर्मेशन पहले ही टूट चुका था। असेंडिंग हेवनली पिट की गहराइयों से शोर आ रहा था, जैसे कि फैंग क्लैन के इमोर्टल्स अभी भी रिसोर्सेज लूट रहे थे। आखिरकार हमने उन्हें पकड़ ही लिया। मार डालो इन्हें। हमें फैंग क्लैन को जड़ से मिटाना होगा, वरना हमारे वेस्टर्न डेजर्ट में शांति नहीं होगी। एंटी फैंग अलायंस ने अपने पेट में भरे गुस्से के साथ हमला किया, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई। हेवनली पिट से एक इमोर्टल फॉर्मेशन उठा और सारे एंटी फैंग अलायंस मेंबर्स को फंसा लिया। हमें धोखा दिया गया है। इतना ताकतवर इमोर्टल फॉर्मेशन, मेन तो ट्रेजर येलो हेवन से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं या कोई मैसेज भेजे पा रहा हूं। इस इमोर्टल फॉर्मेशन का जोर फंसाने पर है और इसमें ज्यादा हमला करने की ताकत नहीं है। बकवास। फैंग क्लैन ने जानबूझकर ये सब किया है। वो हमसे लड़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ रिसोर्स पॉइंट्स लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हाय, अब हम क्या करें? पता नहीं डांग क्लैन का अगला कौन सा रिसोर्स पॉइंट हमले की चपेट में आएगा। एंटी फैंग अलायंस के मेंबर्स फॉर्मेशन में फंस गए थे और उनके कम्युनिकेशन के सारे साधन बैंड हो गए थे। उसी वक्त लिन क्लैन हेडक्वार्टर्स में एक इमरजेंसी खबर पहुंची। फैंग क्लैन की मेन फोर्स अचानक ईवल स्पिरिट डेजर्ट में प्रकट हुई है और जायंट स्पिरिट ओएसिस पर हमला कर रही है। जायंट स्पिरिट ओएसिस लिन क्लैन का सुपर रिसोर्स पॉइंट था, उसकी कड़ी सुरक्षा थी और उस खोया नहीं जा सकता था। लिन क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर अभी भी बंद कल्टीवेशन में था। सेकेंड एल्डर ने थोड़ी देर सोचा और फिर खुद एक्शन लेने का फैसला किया। उसने लिन क्लैन के डू इमोर्टल गू हाउसेस को कंट्रोल किया और जितने गू इमोर्टल्स हो सकते दी उन्हें जायंट स्पिरिट ओएसिस की तरफ मोबिलाइज किया। साथ ही उसने एंटी फैंग अलायंस से भी मदद मांगी। लिन क्लैन के सेकेंड सुप्रीम एल्डर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। जब से फैंग क्लैन ने अपने इलाके खोए थे, वो आसानी से अपने सारे मेंबर्स को मोबिलाइज कर सकते थे। दूसरे सुपर फोर्सेस के लिए उनका सामना करना बेहद मुश्किल था। लिन क्लैन के सेकेंड सुप्रीम एल्डर को फैंग क्लैन के पागलपन भरे हमलों का मुकाबला करने के लिए काफी फौज इकट्ठा करनी पड़ी। अगर मोबिलाइज की गई फौज बहुत कम होती तो वो फैंग क्लैन के सामने हार मांगने जैसा होता। लेकिन इसके साथ लिन क्लैन हेडक्वार्टर्स लाजमी तौर पर खाली हो गया। बम। कई साए अचानक नीचे उतरे और जबरदस्ती लड़ते हुए लिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स में घुस गए। वो द प्रिंस फंग जियान, रेड हार्ट ट्रैवलर, 9 स्पिरिचुअल फेरी, 7 हाई वानजी होंग और जू जोंगशिन जो अभी अभी असेंडिंग हेवनली पिट से आए थे। 5 रैंक 8 एक्सपर्ट्स ने लिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, हम तुम्हारे लिए आए हैं, रेड हार्ट ट्रैवलर ने जोर से कहा। अगर तुम विरोध नहीं करोगे तो तुम जिंदा रह पाओगे, 9 स्पिरिचुअल फेरी ने जोड़ा। एक गुप्त कमरे के अंदर लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने धीरे से अपनी एड़ी खोली और एक आ भरी। मेरे लिन क्लैन ने ऐसा क्या किया है जो हेवनली कोर्ट ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है? हेवनली कोर्ट तो राइचस पाथ का लीडर है, तुम लोग एक राइचस पाथ सुपर फोर्स पर चुपके से हमला क्यों कर रहे हो? मेरे लिन क्लैन ने कभी डिमोनिक पद से साजिश नहीं की। वानजी होंग ने ताना मारा, लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, नाटक करना बैन करो। तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और। तुमने चुपके से फैंग क्लैन को बचाया जबकि तुम फैंग युआन के साथ मिले हुए थे, वरना फैंग क्लैन ऐप तक आजाद कैसे घूम रहा होता? जो जोंगशिन ने सर हिलाया, मैंने पहले ही काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। लिन क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर थोड़ी देर चुप रहा और फिर हंसने लगा। हेवनली कोर्ट? हाँ, तुम लोग सच में हेवनली कोर्ट हो। इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव, रूमर केज। जो जोंगशिन ने ताली बजाई। एक पाल में
अनगिनत चांदी के अक्षर उभरे और लिन क्लैन के पब्लिक ब्लेस्ड लैंड के चारों तरफ घेर लिया। ये अक्षर घोड़े गाड़ियों जितने बड़े या चींटियों जितने छोटे वो आपस में मिलकर एक विशाल गेंद बन गए, जिसने हेवनली कोर्ट के 5 महान गू इमोर्टल्स और लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को घेर लिया। कामयाब, जो जोंग शिन ने उत्साह से कहा और राहत की सांस ली। एक अच्छी शुरुआत का मतलब आधी जीत। दूसरे 4 हेवनली कोर्ट इमोर्टल्स ने भी राहत की सांस ली। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के भाग जाने की थी। वो सब रैंक 8 गू इमोर्टल्स द हेवनली कोर्ट 5 बनाम 1 लड़ रहा था, लेकिन एक रैंक 8 गू इमोर्टल को पकड़ना बहुत मुश्किल था जो भागना चाहता हो। डाउ मार्क्स के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गू इमोर्टल्स नंबर्स का फायदा आसानी से नहीं दिखा सकते थे। ये 5 हेवनली कोर्ट इमोर्टल्स अलग अलग वुड पाथ, इंफॉर्मेशन पाथ, फायर पाथ, ब्लड पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करते जो एक दूसरे से टकराते थे। रूमर केज सच में सबसे तेजी से एक्टिवेट होने वाले बैटलफील्ड किलर मूव के टाइटल का हकदार है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि लिन क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ना तो बचेगा और ना हाई भागेगा। क्या उसने पहले ही समझ लिया था? पांचों हेवनली कोर्ट इमोर्टल्स आपस में मेंटल ट्रांसमिशन के जरिए बात कर रहे थे। वो शान से इसलिए सामने आए क्योंकि उन्होंने पहले हाईलिन क्लैन के पब्लिक ब्लेस्ड लैंड हेडक्वार्टर्स के बाहर एक टेम्पररी फॉर्मेशन लगा दिया था। जैसे हाईलिन क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर भागता या पब्लिक ब्लेस्ड लैंड से बाहर उड़ता, फॉर्मेशन ट्रिगर हो जाता और यूएस पर हमला करता, उसकी स्पीड कम कर देता। स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल ने उन्हें एक स्वॉर्ड इमोर्टल के इमोर्टल एपर्चर और बॉडी की जरूरत के बारे में खुद निर्देश दिए थे। इन पांचों हेवनली कोर्ट मेंबर्स ने जाहिर है पूरी तैयारी की थी। हालांकि इस फॉर्मेशन में ज्यादा हमला करने की ताकत नहीं थी। इसे स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल ने खुद मॉडिफाई किया था ताकि ये लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के बचने के तरीकों को टारगेट कर सके। ऊपर से पब्लिक ब्लेस्ड लैंड्स का डिफेंस हमेशा एक इंडिविजुअल के ब्लेस्ड लैंड से कमजोर होता था। एक इन्फॉर्मेशन पाथ एक्सपर्ट होने के नाते जो जोंग शिन ने पहले हाई वेस्टर्न डेजर्ट में घूमते वक्त रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी। लिन क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर अब रूमर केज बैटलफील्ड में फंस चुका था। प्रिंस फंग जियान ने एक ललकार लगाई और आगे बढ़ा। वो आसमान में उड़ा और महल की तरफ अपना मुंह खोला। वुश! उसके मुंह से आग के झोंके निकले और जमीन पर गिरे, तेजी से बढ़कर एक भयंकर आग में बदल गए। महल सिर्फ एक मोर्टल गू हाउस था, वो आग में तेजी से टूटकर बिखर गया। लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को मजबूरन अपनी तपस्या से बाहर आना पड़ा। वो आसमान में उड़ा और दुश्मनों का सामना किया। प्रिंस फंग जियान, हालांकि, धीरे धीरे पीछे हट गया। लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर लिन जियांजिंग, मेरे इस हमले का मजा चखो। वान जी होंग ने प्रिंस फंग जियान की जगह लेते हुए दिलकश अंदाज में हंसकर कहा। उसने एक वुड पाथ किलर मूव एक्टिवेट किया। तुरंत फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगी और बैटलफील्ड को ढक लिया, साथ ही एक खुशबू फैल गई। पांचों हेवनली कोर्ट इमोर्टल्स ने अपनी सांस रोक ली। लिन जियांजिंग का चेहरा गंभीर था जब उसने अपने हाथों से आगे धक्का दिया। एक पाल में स्वॉर्ड की ने तांडव मचा दिया और एक विशाल लहर बन गई। लहर उमड़ी और बड़ी, जहरीले फूलों की पंखुड़ियों को बहा ले गई। वान जी होंग पंखुड़ियों के बीच गायब हो गई और लिन जियांजिंग के पीछे प्रकट हुई। उसने अपनी बाईं छोटी उंगली उठाई जिस पर एक तेज बैंगनी नाखून था और लिन जियांजिंग पर वार किया। इमोर्टल किलर मूव, फ्लावर थॉर्न स्टैब। लिन जियांजिंग को चोट लगी, उसका शरीर रुका और फिर स्वॉर्ड की जोर से उठी, जिसने वान जी होंग को अंदर हाई कैद कर लिया। अगले हाई पैल, उसके पहले से एक्टिवेट किए हुए स्वॉर्ड की लहर पीछे की तरफ बढ़ी। उमालती हुई विशाल लहर ने लिन जियांजिंग और वान जी होंग को डूबा दिया। दूसरे 4 हेवनली कोर्ट इमोर्टल्स ने वान जी होंग को चोट लगने से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। स्वॉर्ड की लहर थोड़ी देर बाद गायब हो गई, सिर्फ लिन जियांजिंग बचा जबकि वान जी होंग फिर से गायब हो चुकी थी। फूलों की पंखुड़ियां प्रिंस फंग जियान के पास उड़ती हुई आई और वान जी होंग में बदल गई। वान जी होंग जख्मी थी लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उस रोके राखो, वो मेरे मेथड की चपेट में आ चुका है। जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा, उसके शरीर में उतने ही कांटे उगते जाएंगे, उसकी हरकत में बाधा डालेंगे और यहां तक कि उस चुप चुप कर मार डालेंगे। वान जी होंग ने अपना योगदान दिया, वो पीछे हट गई और अपने घाव भरने लगी। दूसरे हेवनली कोर्ट इमोर्टल्स ने लिन जियांजिंग को घेरना जारी रखा, उस आराम करने का कोई मौका नहीं दिया। हेवनली कोर्ट ने अपनी संख्या के फायदे का पूरा इस्तेमाल किया। रूमर केज बनाने वाले चांदी के अक्षर चमकदार रोशनी छोड़ने लगे। घनी रोशनी पानी की तरह बह रही थी, हवा में घूमती और चक्कर काट रही थी। फिर चांदी की रोशनी से चांदी के बाग निकले। बाग दहाड़े और लिन जियांजिंग पर झपटे।
ये जो जोंगशिन का किलर मूव था, रूमर्स बिकम टाइगर्स। प्रिंस फंग जियान ने अगला वार किया, अनगिनत खूबसूरत आग के पंछी हवा में ही प्रकट हो गए। आग के पंछी तेजी से जल रहे थे और गहरी समझदारी से काम कर रहे थे। उन्होंने झुंड बनाए और बागों का पीछा किया। रेड हार्ट ट्रैवलर ने भी अपना वार किया। खून की रोशनी के स्तंभ नीचे गिरे। बाघ, आग के पंछी और खून के स्तंभ ने लगातार हमलों की 3 लहरें बनाई। लिन जियानजिंग हमलों से घिरा हुआ था, लेकिन उसने बचने की कोशिश नहीं की। आने वाले हमलों के खिलाफ उसने जोर से ललकारा और स्वॉर्ड ची जोर से बाहर निकली और बागों की तरफ बढ़ी। स्वॉर्ड ची अनगिनत बागों के पास बेलों में बदल गई और उन्हें जकड़ लिया। बेलों में नगिनत स्वॉर्ड पात के कांटे द जो बागों के अंदर गहरे घुस गए। बागों की दर्दनाक दहाड़ें गूंजी और उनमें से ज्यादातर फटने वाले गुब्बारों की तरह टूटकर बिखर गए। इसी वक्त आग के पंछी बैटलफील्ड में घुस गए। लिन जियानजिंग ने अपनी इमॉर्टल एसेंस ट्रांसफर की, बैटलफील्ड में स्वॉर्ड की भर गई और एक तेज हवा में बदल गई। तेज हवा ने बचे हुए सारे बागों को मार डाला और नगिनत आग के पंछियों को उड़ा दिया। बचे हुए कुछ आग के पंछी लड़खड़ा रहे थे और फिर से फॉर्मेशन नहीं बना पा रहे थे। खून की रोशनी के स्तंभ नीचे गिरे, तेजी से यूएस तेज हवा को दबाते हुए। लिन जियानजिंग को पीछे हटना पड़ा। थोड़ी दूरी बनाने के बाद उसने बड़ी मात्रा में स्वॉर्ड की छोड़ दी। स्वॉर्ड ची बर्फ की दीवारों में बदल गई, जिसने खून की रोशनी के स्तंभों को कैद कर लिया और उन्हें लगातार पीसती रही। लिन जियानजिंग ने लगातार 3 हमलों को बेअसर कर दिया, जिससे उसकी बेहद गहरी स्वॉर्ड पाथ अटेनमेंट का प्रदर्शन हुआ। 9 स्पिरिचुअल फेरी ने उसकी तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, तुम्हारे मेथड्स का एक अनोखा स्टाइल है और वो सच में असाधारण हैं। न और इंतजार नहीं कर सकती, ये लो। 9 स्पिरिचुअल फेरी एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट में बदल गई। उसकी दहाड़े बिजली जैसी थी, उन्होंने रूमर केज को भी हिला दिया। 9 स्पिरिचुअल फेरी लिन जियानजिंग से टकराई। उसके हमले बेहद ताकतवर थे, जिसने लिन जियानजिंग को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लिन जियानजिंग पीछे हटेता रहा, 9 स्पिरिचुअल फेरी के हमले को रोकने में असमर्थ था। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और स्ट्रेंथ पाथ गू कल्टिवेटर्स के पास बैटलफील्ड में सबसे आगे रहने का एक अनोखा फायदा होता था। 5 हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स ने बारी बारी से हमला करना जारी रखा, लड़ाई की शुरुआत से हाई लिन जियानजिंग को दबाते हुए। हालांकि उनके डाव मार्क्स आपस में टकराते थे, उनके बीच काफी अच्छा तालमेल था। उनके हमले लहरों की तरह थे, बिना रुके जारी थे। एक तरफ वो लिन जियानजिंग को दबा रहे थे, यूज रूमर केज बैटलफील्ड को समझने का कोई मौका या वक्त नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ वो उस कमजोर कर रहे थे और थका रहे थे, उस पकड़ने का मौका बना रहे थे। लिन जियानजिंग की स्वॉर्ड की बेहद नफीस और गहरी थी, हर तरह के आकारों में बदल रही थी। उसकी असाधारण स्वॉर्ड पाथ अटेनमेंट ने 5 हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स को भी आ भरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आखिरकार वो एक ही इंसान था, 2 हाथ 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकते, ऊपर से हेवनली कोर्ट के पास 5 लोग थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात लिन जियानजिंग के लिए और भी खराब होते गए। अजीब है, उसने मेरे फ्लावर थॉर्न स्टैब को दबाने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया? वैन होंग लिन जियानजिंग को इतनी आसानी से घूमते देखकर अंदर ही अंदर हैरान थी। ठीक उसी वक्त प्रिंस फंग जियान ने अचानक एक किलर मूव इस्तेमाल किया। लिन जियानजिंग को चोट लगने के बाद उसके पूरे शरीर पर ग्रे रंग की आग जलने लगी। आग लगातार आग के पंछी पैदा कर रही थी। लिन जियानजिंग का जोश तेजी से कम हो गया, उसकी स्पीड में साफ कमी दिखाई दे रही थी। मौका देखते ही रेड हार्ट ट्रैवलर ने तुरंत अपना किलर मूव इस्तेमाल किया, ब्लड सन सील। उसने एक मुंह भर खून थूका। खुशबूदार खून हवा में उड़ा और घूमने लगा। एक छोटे खून के सूरज की तरह उसने अनंत लाल रोशनी छोड़ते हुए लिन जियानजिंग की तरफ लपका। लिन जियानजिंग स्वॉर्ड की से घिरा हुआ था, इस पैल स्वॉर्ड ची उड़ी और एक विशाल अजगर में बदल गई, जिसने खून के सूरज को रोकने की कोशिश की। लेकिन ये खून का सूरज जैसे भ्रमित था, वो रुकावट के पार से गुजर गया और लिन जियानजिंग की छाती पर जा लगा, एक लाल सूरज के निशान में बदल गया। लिन जियानजिंग का चेहरा थोड़ा बदला। खून के सूरज के निशान ने अपना असर जल्दी दिखाया, वो लाल रंग की लकीरों में बदल गया। खून की लकीरों ने लिन जियानजिंग को ढक लिया, धीरे धीरे एक खून का कोकून बनाते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे लिन जियानजिंग को जिंदा पकड़ा जाने वाला था, लेकिन अगले हाई पैल लिन जियानजिंग का शरीर टूटकर बिखर गया और स्वॉर्ड की एक शक्तिशाली लहर में बदलकर खून के कोकून से बाहर निकल गया। बाहर उड़ने के बाद यह स्वॉर्ड की वापस लिन जियानजिंग में बदल गई। वो ये भी कर सकता है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये लिन क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर नहीं है।
पांचों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए जब उन्होंने स्थिति देखकर एक समस्या का अनुमान लगाया। उन्होंने हैरानी से पाया कि फंसा हुआ लिन जियांजिंग खुद गु इमॉर्टल नहीं था, बल्कि सिर्फ एक किलर मूव था। इतनी देर से पांचों इमॉर्टल्स के साथ खिलवाड़ हो रहा था और अब जाकर उन्हें इसका एहसास हुआ। वो सिर्फ स्वॉर्ड की का एक गोला है, कोई हैरानी नहीं कि मेरे फ्लावर थॉर्न स्टैब का कोई असर नहीं हुआ। तो ये बात है, ये लिन क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर नहीं था, इसलिए उसने बचने की कोशिश नहीं की जब मैंने रूमर केज इस्तेमाल किया। जो जोंगशिन का चेहरा बिगड़ा हुआ था जब उसने बैटलफील्ड किलर मूव को कैंसिल किया। पांचों इमॉर्टल्स एक बार फिर लिन क्लैन के पब्लिक ब्लेस्ड लैंड में प्रकट हुए। असली लिन क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर लिन जियांजिंग हवा में खड़ा था, हाथ पीछे बांधे हुए और एक मुस्कान के साथ पांचों इमॉर्टल्स को देख रहा था। आखिरकार तुम लोग बाहर आ ही गए। लिन जियांजिंग, वाकई में जबरदस्त हो। मैं जानना चाहता हूं कि इस मूव का नाम क्या है? रेड हार्ट ट्रैवलर ने गर्माजोशी से मुस्कुराते हुए पूछा। लिन जियांजिंग ने हल्का सा सर हिलाया और समझाया, इस मूव का नाम है स्वॉर्ड ची टेक्स फॉर्म। स्वॉर्ड ची टेक्स फॉर्म, वाकई में एक बेहतरीन मूव। प्रिंस फंग जियान ने दिल से तारीफ की। इस लड़ाई के बाद चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, यह मूव जरूर पांचों रीजन्स में मशहूर हो जाएगा। जो जोंगशिन ने टिप्पणी की। हालांकि उनके साथ खेला गया था, पांचों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स के चेहरे सिर्फ गंभीर द उनका कॉन्फिडेंस या लड़ने का जोश कम नहीं हुआ था। रूमर केज के अंदर की लड़ाई में वो भी दबाव में थे। आखिरकार रूमर केज ने एक इन्फॉर्मेशन पाथ का माहौल बनाया था जिसने हेवनली कोर्ट के 4 इमॉर्टल्स को दबा रखा था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं रूमर केज टूट ना जाए। भले ही वो नाश्त ना होता, अगर बड़े झटके लगते तो बैटलफील्ड फिर भी टूट जाता और उसमें दरारें पड़ जाती जहां से लिन जियांजिंग भाग सकता था। लिन जियांजिंग ने अपनी हथेली फैलाई और कुछ इमॉर्टल गु दिखाए जो स्वॉर्ड की से बंधे हुए द हेवनली कोर्ट का इमॉर्टल फॉर्मेशन सच में कमाल का है। ऐसा लगता है इसे खास तौर पर मेरे क्लैन के पब्लिक ब्लेस्ड लैंड को टारगेट करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। क्या ये स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का मेथड है? पांचों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स अपने गंभीर चेहरों को छुपा नहीं पाए। उन्होंने जो फॉर्मेशन चुपके से लिन क्लैन के पब्लिक ब्लेस्ड लैंड के बाहर लगाया था, यूज लिन जियांजिंग ने पहले ही उतार दिया था। लेकिन अगले हाइपैल लिन जियांजिंग ने अपना हाथ हिलाया और इमॉर्टल गु को हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स की तरफ फेंक दिया। इमॉर्टल गु तुम्हें वापस कर दिए गए हैं। ये मेरे क्लैन का हेडक्वार्टर्स है, अगर हम इसे तबाह कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो लड़ने की जगह बदलते हैं। पांचों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स ने चुपचाप इमॉर्टल गु लिए और एक दूसरे को देखा। आखिर में रेड हार्ट ट्रैवलर ने सर हिलाया। तुम्हारी शान भी मिसाल है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। यहां से 3000 ली दूर एक वीरान इलाका है, प्लीज मेरे पीछे आओ। लिन जियांजिंग ब्लेस्ड लैंड से बाहर उड़ा, एक धीमी रफ्तार से और बेपरवाह रवैये के साथ। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने उसके पीछे पीछे आना शुरू कर दिया। चैप्टर एंड।